जय हिंद। आप सभी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए आपके असली पेपर के जैसा पेपर वैसा टेस्ट आज हमारा होने वाला है। क्योंकि आज वाले टेस्ट में आपके सारे के सारे सब्जेक्ट होने वाले हैं, जिसमें मैथ भी होगा, रीजनिंग भी होगा, जीके भी होगा और साइंस भी होगा। जैसे जीके के 15 क्वेश्चंस होते हैं, जीके साइंस और मैथ के, तो आपको 15-15 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे और रीजनिंग के आपको 5 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो इसमें हमारा टारगेट है कि कम से कम आपको 40 प्लस स्कोर करना है, क्योंकि जो फाइनल पेपर होगा ना, उसमें हमारा टारगेट यही है कि 40 प्लस, इससे नीचे अपना होना नहीं चाहिए। आज वाले में कितना रहता है, क्योंकि हमारे ये पहला टेस्ट हमारे चैनल का जिसमें हम सारे सब्जेक्ट का टेस्ट ले रहे हैं, तो आप कितने सही कर सकते हैं और आपके कितने सही होते हैं ये आप कमेंट करके बताओगे। और कितने सही कर सकते हैं ये कैसे पता चलेगा, जब आप पूरे टेस्ट को दोगे और फिर आपको लास्ट में कमेंट करके बताना है कि मैथ में, जीके में, साइंस में आपका क्या रहा और नीचे लास्ट में टोटल क्या रहा है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। सॉरी। और इससे आपको यह भी पता चल जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट की आपकी अच्छे से तैयारी हो चुकी है और कौन से सब्जेक्ट में आपको बहुत ज्यादा तैयारी करने की आवश्यकता है। जहां पर कम स्कोर वहां पर ज्यादा मेहनत, जहां पर ज्यादा स्कोर वहां पर थोड़ी और मेहनत, ठीक है। तो चलिए अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और ये आपके पेपर का जैसा है, इसमें सभी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं, ठीक है। क्या है आपका कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक, देखो टेस्ट है और देखो एक बात और बताता हूं, आपको सिर्फ 60 मिनट का समय ही दिया जाता है एग्जाम में, उसी में आपको करना होता है। और इस बार कट ऑफ ज्यादा जाएगी, क्यों? क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्या नहीं है? नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो कट ऑफ हाई जाती है। तो जो स्टूडेंट पूछते रहते हैं ना नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, अभी नहीं है भाई, ठीक है। अभी नोटिस डाल के कुछ बता दिया जाए तो हो सकता है, वरना अभी तक तो नहीं है। तो मौर्य समाज के संस्थापक आप सभी का आंसर आ गया होगा, क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य है, वो मौर्य समाज का संस्थापक हो जाएगा, जिसने अपने गुरु कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त की सहायता से मौर्य समाज की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्लासी का युद्ध 1757 में किनके बीच लड़ा गया था? तो सबसे पहले आपको यह भी याद हो गया कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। अब आपको बताना है कि किस किस के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कि प्लासी का युद्ध किनके बीच में लड़ा गया था। तो ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को याद भी होगा, क्योंकि बार बार एग्जाम्स में आता है और उसी हिसाब से एग्जाम में ये क्वेश्चन डाला गया है आज वाले टेस्ट में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो प्लासी का युद्ध है ना, ये किसके बीच में हुआ था? अंग्रेजों के बीच में और नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसने किया है अंग्रेज और सिराजुद्दौला, ठीक है। मुझे आज कुछ गड़बड़ सी लग रही है, लेकिन आपको नहीं लगनी चाहिए वो, ठीक है। चलो बाद में बात करेंगे। अकबरनामा किसने लिखा? जो अकबरनामा है वो किसके द्वारा लिखा गया है? अकबरनामा किसके ऊपर लिखा गया है? अकबर के ऊपर लिखा गया है, जो मुगल शासक था, ठीक है। अब किसके द्वारा लिखा गया है ये आपको बताना है। तो अकबरनामा है, किसने लिखा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी का आ गया होगा, ये तो एग्जाम्स में बार बार आता है, अबुल फजल के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? अबुल फजल के द्वारा है वो अकबरनामा लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इस पे फोकस मत करना भाई, ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, सभी को पता है, जो हमारी गंगा नदी है, जिसको हम सबसे पवित्र नदी मानते हैं। तो गंगा नदी क्या हो जाएगी? भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। विश्व की पूछे तो नील नदी हो जाएगा। अब क्वेश्चंस आने लगे हैं अच्छे वाले, क्योंकि एग्जाम्स बेस इजी, मॉडरेट और हाई लेवल के सभी बनते हैं, लेकिन आज हमारा पहला है तो हाई लेवल वाले नहीं रखे, इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। यानी कि पेपर का जो ऑलमोस्ट लेवल है रहता है ना, वही है। कभी कभी जो हार्ड पेपर आ जाता है वो हम नेक्स्ट जो पेपर करेंगे ना, हार्ड लेवल का पेपर हम करने वाले हैं। इसको बताओ
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है जो समानता के अधिकार से? तो मैंने आपको याद करवाया था, तो आंसर आ गया होगा सभी का। तो अनुच्छेद 14 है, वो समानता के अधिकार से है। कितने से कितने तक है? 14 से 18 के बीच में समानता का अधिकार है। ठीक है, इसी में अस्पृश्यता का आ गया, इसी में उपाधियों का उन्मूलन वाला आ गया है, जो आपके एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है? कितने मौलिक अधिकारों की? तो ये क्वेश्चंस मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही आपको याद करवाया था बहुत अच्छे से। ठीक है, पॉलिटी का क्वेश्चन है। तो मौलिक अधिकारों की गारंटी भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं, मैंने आपको याद भी करवाया था। अगर मूल संविधान पूछे तो आंसर अलग होगा, और भारतीय संविधान लिख के पूछ ले तो अलग होगा। तो अभी इसका आंसर हो जाएगा, कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं हमें? 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। लेकिन मूल संविधान में पूछे तो 7 मौलिक अधिकार हैं। 7वां कौन सा है जिसको हटा दिया गया है? वो है आपका संपत्ति का अधिकार, जिसको क्या बना दिया गया है? अभी कानूनी अधिकार बना दिया गया है, या संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। तो अभी वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है मौलिक अधिकारों की? 6। तो इसका जिसने 6 किया है उसका करेक्ट है, 7 वाले गलत है। 7 वाले सही कब होते हैं? जब मूल संविधान हमसे पूछेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मैंने एक लिस्ट में आपको याद करवाया था ना कि भारत में प्रथम वाले आप सारे याद कर लो, उसमें ये क्वेश्चन था। तो बताओ भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश। और देखो मैं आपसे बार बार एक बात बोल चुका हूं कि जो क्वेश्चन हम याद करवा रहे होते हैं या कुछ मैं बता रहा होता हूं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको जिस दिन एग्जाम दे के आओगे ना तब इनकी वैल्यू पता चलेगी। आज इसकी वैल्यू पता चले या ना चले, जब एग्जाम दे के आओगे उस समय जरूर पता चलेगी। तो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन हो जाएंगे? तो हो जाएंगे एच.जे. कानिया जी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा एच.जे. कानिया। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल। और आज तो कंफ्यूजन वाला ही नहीं है, क्योंकि विश्व वाला इस ऑप्शन में दिया ही नहीं हुआ। तो सहारा को देख के आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो सहारा विश्व का है, भारत का कौन सा हो जाएगा? थार मरुस्थल है, वो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अपने को जल्दी जल्दी आंसर करना है। मैं चाहता हूं ये है ना वो पेपर जल्दी से समाप्त हो, ज्यादा समय ना हो। एग्जाम में जितना आपको समय मिलता है उसी हिसाब से आपको करना है। जीके के लिए आपको कम समय मिलेगा, मैथ को सोल्व करने के लिए, रीजनिंग को सोल्व करने के लिए आपको थोड़ा समय मिलेगा। ठीक है, जीके और साइंस तो आपको फटाफट ही करनी होगी। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु अपने को बताना है कौन सा हो जाएगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो जो इंदिरा पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? भारत का दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट है वो भारत का क्या हो जाएगा? दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस भी मैंने आपको याद करवाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, बताइए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किस ब्रिटिश गवर्नर ने लागू किया था? किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने लागू किया था? ये अपने को बताना है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बताओ। तो क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? डलहौजी के द्वारा है, इसको लागू किया गया था डलहौजी। आगे बढ़ते हैं कि कर्क रेखा किस भारतीय राज्य से नहीं गुजरती? कर्क रेखा है वो कौन से भारतीय राज्य से नहीं गुजरती? कर्क रेखा बताओ। तो ये हमारे देश के ऊपर वाले हिस्से में गुजरती है। ये हमारा देश हो गया, तो हमारे इस वाले एरिया से गुजरती है। ठीक है, ये नीचे वाला एरिया है, ये बच जाता है और ऊपर वाला एरिया बच जाता है। तो अब आपको बताना है तो कौन सा हो जाएगा? अरे इतना पता चलने के बाद तो आराम से कर दोगे, क्योंकि केरल है वो क्या है? नीचे वाला हिस्सा है केरल, तो केरल से नहीं गुजरती है। आगे बढ़ते हैं कि केशवानंद भारती मामला। मैंने आपको बताया था ना कि ये जो मामला है ये समझ लो कि आपका मिनी संविधान है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं वो की गई थी। केशवानंद भारती मामला किससे संबंधित है?
एक पॉलिटी की क्लास और करवाएंगे ना, उसमें मैं आपको ये और याद करवाऊंगा, अच्छे से बताऊंगा इसके बारे में। तो आंसर कीजिए, केशवानंद भारती मामला है वो किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान की मूल संरचना से। किससे संबंधित है? ये संविधान की मूल संरचना से संबंधित है। खजुराहो का मंदिर किस वंश ने बनवाए थे? खजुराहो का मंदिर है वो किसके द्वारा बनवाया गया था, ये अपने को बताना है। बताइए सभी स्टूडेंट इसका आंसर करेंगे। खजुराहो का मंदिर है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? खजुराहो का मंदिर। आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। खजुराहो का मंदिर है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? खजुराहो का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसके द्वारा बनवाया गया था? चंदेल वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? चंदेल वंश के जो शासक थे उनके द्वारा बनवाया गया था। आगे देखते हैं, अफ्रीका का सिंह इनमें से कौन सा देश शामिल करता है? अफ्रीका का सिंह, इसके सारे मैंने आपको बताए थे। ठीक है, अफ्रीका के सिंह के बारे में मैंने आपको सारे बताए थे। बताओ, अफ्रीका का सिंह इनमें से किस देश को शामिल करता है? तो सभी का आंसर आ गया होगा। कौन सा देश है? सोमालिया है। कौन सा देश हो जाएगा? सोमालिया देश, सोमालिया। आगे बढ़ते हैं, किस संशोधन ने भारत में मतदाता की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई? मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और ये जीके का लास्ट क्वेश्चन है, फिर आपका मैथ का स्टार्ट होगा। किस संशोधन ने भारत में मतदाता की आयु, यानी जो वोट देने वाली आयु है ना, उसको 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी? तो ये आपका हो जाएगा यहां पर भाई 61वां संविधान संशोधन। जो 61वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत आपकी आयु को 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी। तो इसलिए अभी आप 18 वर्ष के हो गए हो तो अपना वोट जरूर बनवा लेना ताकि अच्छे नेता को आप चुन सको। ठीक है, तो यहां पर आपके जीके के 15 समाप्त होते हैं। तो अब आपको पता ही चल गया होगा कि आपने कितने सही किए थे, कितना गलत किया था, क्योंकि क्वेश्चंस पढ़ते ही आपका आंसर आ गया था तो आपको पता ही था। ठीक है, ज्यादा स्मार्ट बनना नहीं है। ठीक है, मुझसे मिस्टेक हुई है मुझे पता है, लेकिन अब उस मिस्टेक को ठीक नहीं कर सकते। लेकिन आप ज्यादा स्मार्ट मत बनना, आप ईमानदार रहना, आप गद्दारी नहीं करना खुद से। ठीक है, खुद से गद्दारी नहीं होनी चाहिए। चलो, अब मैथ का स्टार्ट होता है। मैथ का पहला क्वेश्चन है अपना। मैथ में गिन लेना कितने गलत है। ठीक है, सही में तो आपको ज्यादा गिनने पड़ेंगे, आप गलत गिन लेना और लिखते हुए चलना। और अभी नोटबुक ले लो भाई, तभी तो आप सोल्व करके आंसर करोगे। ये मत करना कि सर ऐसे कर रहे थे मैं भी ऐसे ही करता तो मेरा ठीक आ जाता। नहीं, आप नोटबुक लो, वीडियो को रोक लो अभी और नोटबुक लो और आंसर सोल्व करो। ठीक है, और नहीं है नोटबुक, ऐसी जगह बैठे हो तो फिर तो देख ही लो कि ए एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो हम लिखेंगे ए है एक काम को 12 दिन में कर सकता है, बी इसे 18 दिन में पूरा कर सकता है। तो बी है इसे कितने दिन में करेगा? 18 दिन में करेगा। यदि वे ए से शुरू करते हैं, बारी बारी से काम करते हैं, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? पहले टोटल काम निकालेंगे जो कितना होगा, इन दोनों का एलसीएम आ गया 36। इनकी क्षमता निकालेंगे कैसे? टोटल को इससे डिवाइड कर दो, टोटल काम को दिनों से डिवाइड करेंगे तो एक दिन में 3 काम, एक दिन में 2 काम, ये इनकी क्षमता आ गई। अब बोल रहा है कि वो बारी बारी काम करते हैं, यानी कि एक दिन ये काम करता है, एक दिन ये काम करता है। तो ये दोनों मिलकर 5 काम करते हैं, लेकिन कितने दिन में करते हैं? 2 दिन में करते हैं। 5 काम करते हैं लेकिन कितने दिन में? 2 दिन में। टोटल काम कितना है? 36 है। तो 5 काम हो रहा है तो पूरा कितने पे जा रहा है? 5 7 35। तो 7 पे पूरा जा रहा है, यानी 7 बार दोनों मिलकर काम करेंगे। तो 7 बार ये करेगा, 7 दिन ये करेगा, तो 2 दिन में कर रहे हैं। तो टोटल 7 दूनी 14 दिन तो ये हो गए। पता चल गया ना भाई कि 7 दिन ये काम करेगा, 7 दिन ये, क्योंकि 7 ये 21 काम ये और 14 काम ये, तो टोटल 35 काम हो गया। अब बचा हुआ है एक काम, 1/5 काम बचा हुआ है। सॉरी 1/5 नहीं, एक काम बचा हुआ है। अब उसको कौन करेगा? जब शुरुआत ए कर रहा है तो ए ही करेगा, क्योंकि ये किया तो अब कौन करेगा? ए करेगा। तो 1/3 दिन और लगेगा। तो टोटल कितना लगेगा?
14 सही 1/3 दिन का समय लगेगा, या दशमलव में दिया हो तो 14.33 दिन का समय लगेगा। तो जिसने भी ये वाला आंसर किया है 14.33 उसका बिल्कुल करेक्ट है। कैसे हुआ है वो मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, मैथ वाले क्वेश्चन हमने बिल्कुल भी आसान नहीं रखे हैं, जो पेपर आपका रियल होने वाला है उसी लेवल के क्वेश्चन हमने यहां पर रखे हैं। ठीक है, कोई भी बदलाव नहीं देखने को मिलेगा, पेपर का सेम लेवल है। हाँ, जीके में और साइंस में थोड़े से हमने लो लेवल रखा है क्योंकि अगले में और हार्ड कर देंगे, लेकिन मैथ में तो क्या है, मैथ तो सेम है, क्योंकि मैथ में आपका स्कोर कम नहीं होना चाहिए। मैथ और रीजनिंग में तो आप मैथ में पूरे में से पूरे करके आने अपने को। अगला क्वेश्चन देखो कि एक नाव धारा के विपरीत 30 किलोमीटर 5 घंटे में, तो याद करवाया था धारा के विपरीत, विपरीत का मतलब क्या हो गया, x माइनस वाई, 30 किलोमीटर 5 घंटे में, लेकिन यहां पर क्या लिखना है, 1 घंटे का लिखना है। तो 30 को 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 5 छंगे 30 होता है, तो इसका मतलब 6 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड है। उसके बाद धारा के साथ का मतलब क्या बताया था, x प्लस वाई, 44 किलोमीटर 4 घंटे में, तो 4 से डिवाइड कर दो, 1 घंटे में कितनी आ जाएगा, 11 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो शांत जल में नाव की गति क्या होगी, शांत जल में मतलब x का मान निकालना है। तो x का मान कैसे निकालोगे, दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। x का मान कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, यहां पर 6 प्लस में 11 कितना हो गया, 17 हो गया। ठीक है, 17/2, 17/2 कितना हो जाएगा, 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा आपका यहां पर हो जाएगा, 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। y का पूछता तो माइनस कर लेते हैं, y का पूछता तो कितना हो जाता, 11 में से 6 गया तो कितना हो गया, 5/2, यानी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता। क्या हो जाता, 2.5 किलोमीटर, ये हो जाता आपका y का। जोड़ के देख लो, 8 2 10 और 1 11 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। माइनस करके देख लो, इसमें से ये माइनस करेंगे 6 आ रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मुझे पता है कि ऑप्शन में 8.5 नहीं लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, अपना सही है, तो यहां पर 8.5 लिखा था। ठीक है, तो 8.5, तभी तो आप ऑप्शंस देख के आंसर करोगे तो गलत हो जाएगा ना। ठीक है, क्योंकि आज वाले में टाइप नहीं हुआ, 0.5 छूट गया तो कोई बात नहीं, तो क्या हो जाएगा 8.5। समझ में सभी को आया है, नहीं आया तो दोबारा से बता देता हूं, क्योंकि ऑप्शंस देख के आप कंफ्यूज हो गए होंगे। एक नाव धारा के विपरीत 30 किलोमीटर 5 घंटे में, धारा के विपरीत है ना, तो x माइनस वाई है, x माइनस वाई, तो 30 को 5 से डिवाइड कर देंगे, 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। उसके बाद धारा के साथ है तो x प्लस वाई है, तो 44 को 4 से डिवाइड करोगे, कितना आ गया, 11 आ गया। उसके बाद x का मान निकालते हैं कैसे, दोनों को जोड़ते हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 17/2, क्योंकि 11 और 6 कितना हो गया, 17, 17/2 हो गया, तो कितना हो जाएगा 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा। बस यही हमें बताना था, तो ये आपका यहां पर लिख लो 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तुक्का मारने वालों का तो गलती हो गया, क्योंकि उन्होंने ऑप्शंस को देख के तुक्का मारा होगा, तो वो उनका गलत हो गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मैथ का। देखो, आपको देख के हार्ड लग रहा होगा, लेकिन अनुपात वाली क्लास याद है ना, बस उसी का यूज करो, बड़ा सिंपल बन जाएगा। ये इंग्लिश वाला है, ये हिंदी वाला है, तो ये मत सोचना कि बहुत बड़ा हो गया। ए और बी का मान हमें दिया गया है, बी और सी का मान दिया गया है, ए प्लस बी, बी प्लस सी का मान पूछा है। बताओ कितना आसान है। ए और बी का दिया गया है, तो ए का नीचे ए का, बी के नीचे बी का, यही तो बताया था। तो ए के नीचे ए का, बी के नीचे बी का। फिर बी और सी का दिया गया है, तो बी और सी और लिख देंगे, तो बी के नीचे बी का 4 है, सी के नीचे सी का। ये दोनों सेम नहीं है, तो फिर हमें क्या करना है, क्या करेंगे, नीचे वाले के साथ में नीचे वाला लिख देंगे, ऊपर वाले के साथ में ऊपर वाला लिख देंगे और गुना कर देंगे। 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 3 पंजे 15। क्या कट रहा है, ये नहीं कट रहा तो ऐसे ही छोड़ दो। अब पूछा क्या गया है हमें, ए बी सी का मान तो आ गया, लेकिन हमसे वो नहीं पूछा, हमसे पूछा है ए प्लस बी। तो ए प्लस बी जोड़ेंगे, तो दोनों को जोड़ो, कितना आ गया, 20 आ गया बटे में। फिर क्या है, बी प्लस सी, बी प्लस सी जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 27। तो क्या हो जाएगा अपना 20/27।
कितना हो जाएगा 20/27। ए और बी एबीसी का मान आपको पता ही है कैसे निकालते हैं, बस नहीं पता तो अनुपात वाली क्लास देख लो। जो नए स्टूडेंट आए हैं ना उनको नहीं पता है कि ये कैसे हुआ है, तो भाई अनुपात वाली क्लास देख लेना। टेस्ट इसलिए ही होता है, जो ये पेपर हो रहा है ना, ये टेस्ट हो रहा है, ये इसलिए ही होता है ताकि आपको पता चल जाए कहां पर आपकी कमजोरी है, क्या आपसे सोल्व नहीं हो रहा, वरना डेली टेस्ट लगाने से कोई फायदा नहीं है। आप देख रहे होगे ना यूट्यूब पर डेली टेस्ट लगते हैं और आप डेली टेस्ट लगाते हो, लेकिन जब तक आप उससे सीखोगे नहीं कि कहां पर आपकी गलती हो रही है, कौन से टॉपिक आपको समझ में नहीं आता, कहां पर आपका स्कोर नहीं होता, तो फिर कोई फायदा नहीं है टेस्ट लगाने का। अगर जहां पर स्कोर नहीं हो रहा, जो टॉपिक का क्वेश्चंस गलत हुआ है, उस टॉपिक को दोबारा पढ़ो, उस टाइप को दोबारा पढ़ो कि ये टाइप मुझसे कैसे नहीं हुई, होनी चाहिए थी। ठीक है, ऐसे करना है। अब देखो ये वाला क्वेश्चंस, यदि किसी वस्तु की कीमत पहले 25% बढ़ाई जाती है और फिर 20% घटाई जाती है, तो कीमत में कुल परिवर्तन क्या होगा, ये अपने को बताना है। ये मैंने आपको दो तरीके से समझाया था, दोनों में से आप कोई भी तरीका लगा सकते हो। एक तो कौन सा था, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटे 100, ये वाला बताया था मैंने। तो इससे लगा सकते हो, पहले बढ़ाई गई है तो बढ़ाने का मतलब प्लस हुआ है, तो 25 लिख लेते हैं प्लस में नहीं, अब देखेंगे कि क्या हो रहा है। फिर घटाई गई है तो माइनस हो रहा है, तो अब माइनस करेंगे कितना 20। फिर क्या है, गुना है दोनों के बीच में, तो गुना करेंगे तो हमें क्या लिखना है, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 25 गुना 20 और बटे में 100। समझ में आया ना, देखो प्लस माइनस, यहां पर प्लस था पहला क्योंकि बढ़ाई गई थी, फिर घटाई गई है तो माइनस, फिर दोनों का गुना करेंगे तो क्योंकि यहां पर गुना करना है ना, तो प्लस माइनस इन दोनों के गुना से होगा, तो प्लस और माइनस को गुना करेंगे माइनस ही है। अब कर लो, ठीक है, तो यहां से माइनस करेंगे तो 25 में से 20 गया, कितना आ गया 5, इधर से माइनस का है, 1 0 से 1 0, 2 से काटा 5 पे, 5 से काटा 5 पे, तो कितना बच गया माइनस का 5, 5 में से 5 गया 0, तो 0 बचा, इसका मतलब कोई भी बदलाव नहीं होगा, तो ये वाला आंसर हो जाएगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज हो जाएगा। ठीक है, नो चेंज हो जाएगा। दूसरा तरीका कौन सा है वो भी मैं आपको बता देता हूं, जो बेसिक वाला तरीका है। किसी वस्तु की कीमत पहले 25% बढ़ाई जाती है, यानी कि कीमत क्या होती है अपने आप में 100% होती है। 25% बढ़ा रहा है, 25 बढ़ा रहा है, यानी कितना हो गया 125 हो गया। उसके बाद 20% कम कर रहा है, 20% कम कर रहा है, तो इसका 20% कम कर दो, तो कितना हो जाएगा 20 पंजे 100, 5 से काटोगे तो कितने पे 25 पे, तो इसमें से 25 कम करेंगे तो 125 में से 25 गया कितना 100, पहले भी 100 था अभी भी 100 हो गया, तो क्या कोई बदलाव हुआ है, नहीं हुआ है, तो ये वाला हो जाएगा नो चेंज वाला। अगर यहां पर 100 से कम आता तो माइनस हो रहा होता, 100 से ज्यादा आता तो प्लस हो रहा होता। ठीक है, जितना आता उतना ही, जितना माइनस उतना प्रतिशत माइनस, जितना प्लस उतने प्रतिशत प्लस। आगे बढ़ते हैं मैथ का। ये ट्रेन वाला चैप्टर मैंने कल ही आपको समझाया था, कीजिए कि एक ट्रेन एक खंबे को 15 सेकंड में पार करती है, तो खंबे को पार करेगी तो स्वयं की लंबाई को पार करेगी, इसका मतलब हमें समय दिया गया है, और वो कितना दिया गया है 15 सेकंड का हमें समय दिया गया है। उसके बाद 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है। 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, तो प्लेटफॉर्म है तो खुद की लंबाई को भी पार करेगी, तो ट्रेन की लंबाई हमने मान ली x है, और प्लस में 200 मीटर प्लेटफॉर्म यानी खुद की लंबाई को और प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों को पार करने में कितना समय लगता है 25 सेकंड का समय लगता है। तो अपने को बताना है कि ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, कल सीख तो आपने सब कुछ लिया था, लेकिन जिन्होंने मेहनत की होगी, प्रैक्टिस की होगी, वही इसका आंसर कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। देखो आपको, देखो क्या दिया गया है, स्वयं की लंबाई के लिए दिया गया है, स्वयं की लंबाई यानी x को पार करने में वो 15 सेकंड का समय लेता है। ये बताया गया है कि ट्रेन है वो स्वयं की लंबाई को पार करने में 15 सेकंड का समय लेती है, क्योंकि खंबे को पार करेगी तो स्वयं की लंबाई को पार करेगी। उसके बाद दिया गया 200 मीटर प्लेटफॉर्म को, तो खुद की लंबाई प्लस में 200 मीटर के प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगता है 25 सेकंड का। तो बताना है ट्रेन की लंबाई, कैसे निकालोगे। देखो यहां पर और यहां पर x तो सेम है, यानी ट्रेन की लंबाई तो सेम होगी, तो ट्रेन की लंबाई सेम है तो ट्रेन की लंबाई को पार करने में समय लगने वाला भी सेम होगा।
तो यहां पर 25 सेकंड लग रहा है, ट्रेन तो 15 सेकंड में ही पार हो जाती है। अगर 25 सेकंड में हम 15 सेकंड पार कर दे जिसमें ट्रेन पार होती है, तो हमारे पास जो समय बचेगा, जो 10 सेकंड बचा है, वो किसके लिए बचेगा? वो बचेगा प्लेटफॉर्म को पार कर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 200 मीटर को 10 सेकंड में पार किया जाता है। तो चाल के लिए क्या होता है? दूरी बटे समय। तो हमारे पास हमारी चाल है, स्पीड है, वो निकल के आ जाएगी और वो कितनी हो जाएगी? 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि सेकंड में है तो 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। अब हमसे पूछा क्या है? हमसे ट्रेन की लंबाई पूछी है। जब 1 सेकंड में 20 मीटर जाती है तो ट्रेन पार करने में कितना समय लेती है? 15 सेकंड। तो जब 1 में 20 तो 15 में इसको 15 से गुना कर देंगे तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी? 300 मीटर हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसने मेहनत की होगी, जिसने दिमाग का इस्तेमाल किया होगा, वही इसका आंसर कर पाएगा। सारी चीजें मैंने समझा दी थी कि क्या क्या होता है। अब दिमाग तो आपको अपना ही इस्तेमाल करना होगा। ये सबसे अच्छे लेवल का, या मैंने बताया था ना कि मैथ में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। जो हार्ड लेवल का, अच्छे लेवल का पेपर हो सकता है ना, वही मैंने आपके सामने रखा है, ताकि आप ये ना सोचो कि हर चीज इजी होती है। ठीक है, मैथ है, मैथ में एक भी नंबर आपका कटना नहीं चाहिए। 15 में से 15 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, 30 में से 30 नंबर आपको लेने हैं। उसमें तो बिल्कुल ही कंजूसी नहीं होनी चाहिए, मैथ और रीजनिंग में तो इसलिए मैं जितनी मैथ की प्रैक्टिस करवाऊंगा ना, उसी में से वो टाइप का आ जाएगा। बस जितने मैं करवा रहा हूं ना, आप इनको अपने दिमाग में सेट कर लेना। जो भी मैं मैथ को आपका पढ़ाऊंगा, सारे के सारे, बस 1-2 चैप्टर और बचे हुए हैं, उसके बाद डेली आपकी मैथ की प्रैक्टिस ही हम करेंगे, और उस प्रैक्टिस में जो सिखाता हूं बस वही आएगा, जो क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, वही पेपर बन के आएगा, वैसा ही पेपर बन के आएगा। तो वैसा ही पेपर बन के आएगा। तो ये अब एडवांस मैथ का एक थोड़ा सा कर दो, बेलन वाला। एक बेलन का आयतन हमें दिया गया है 1232 सेंटीमीटर क्यूब, और इसकी ऊंचाई हमें 8 सेंटीमीटर दी गई है। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयतन दिया गया है, तो आयतन क्या होता है? आयतन हो जाएगा अपना पाई आर स्क्वायर एच, और इसका मान दिया गया है 1232, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, इसका मतलब 2 पाई आर एच निकालना है। तो 2 और पाई का मान हमारे पास है, एच का मान, ऊंचाई का मान हमें दिया गया है, आर का मान निकालेंगे तो वो यहां से निकलेगा। लिखो, पाई का मान कितना? 22/7। अगर नहीं दिया हुआ तो 22/7 ही लेंगे। गुना में आर नहीं पता तो आर स्क्वायर, एच का मान कितना है? 8 है, बराबर में कितना है आपका? 1232। इधर सिर्फ आर स्क्वायर रख लेंगे, और उधर कितना है? 1232। नीचे वाले ऊपर, ऊपर वाले नीचे, तो 7 नीचे है, ऊपर चला जाएगा, बाकी ये दोनों नीचे आ जाएंगे। 22 और 8, 8 से काट दो, तो 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, 4 बच गया 43, 8 पंजे 40 और 8 चौके 32, 22 साते 154। कितना आ गया? आर स्क्वायर का मान, आर स्क्वायर का मान है 7 गुना 7, तो आर का मान क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, क्योंकि इधर जाके रूट बनेगा तो 7। 49 किसका होता है? 7 का होता है, तो 7। आर का मान हमारे पास 7 आ गया। बस अब इसमें रखेंगे और आंसर निकल जाएगा। तो इसमें रखो 2 गुना में 22/7 गुना में आर का मान 7 और एच का मान हमारे पास 8 है। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 दूनी 44, 44 को 8 से गुना कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 44 गुना में 8। तो 8 चौके 32, 2 32 और 3 35, यानी 352 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो 352 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? यहां पर आंसर हो जाएगा। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 352। समझ में आ गया सभी को कैसे करना है? ठीक है, तो ऐसे अपने को करना है कि बेलन का आयतन दिया गया था, तो आयतन का फॉर्मूला लगाओ, हमारे पास आर का मान आ जाएगा, इसमें आर का मान रखो, और हमारा क्या निकल के आ जाएगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है कि 5 संख्याओं का औसत 24 है। यदि एक संख्या को हटा दिया जाए तो औसत 20 हो जाता है, तो निकाली गई संख्या क्या होगी? औसत वाला है, औसत की लगभग 3 से 5 घंटे की क्लास मैंने डाली हुई है अपनी प्लेलिस्ट में।
और अगर उसको पढ़ा हुआ है तो ये आपके लिए ऐसा भी नहीं है, इतना समय भी नहीं लगाओगे, बिना पेन के आंसर निकल जाना चाहिए, लेकिन पढ़ोगे नहीं तो फिर नहीं निकलेगा। क्या है, और प्लेलिस्ट है वो सारी की सारी बनी हुई है, जो बोलते हैं ना कि सर जी प्लेलिस्ट बना दो, बनी हुई है सारी प्लेलिस्ट। अब दिखाओ, 5 संख्याओं का औसत 24 है, 5 संख्याओं का औसत 24 है, तो 24 पंजे कितना हो गया आपका यहाँ पर 120, उनका टोटल जोड़ कितना हो जाएगा 120। अब एक संख्या को हटा दिया जाता है, तो 5 में से एक संख्या को हटा दे तो कितनी संख्याएं हो जाएंगी, 4 संख्याएं हो जाएंगी। उनका औसत कितना है 20 है, और कितना हो गया ये 20 चौके 80 हो गया। तो हमें बताना है कि निकाली गई संख्या क्या है। 5 संख्याओं के जोड़ में से 4 संख्याओं का जोड़ घटा दे तो बची हुई संख्या क्या हो जाएगी, निकाली गई संख्या। तो 120 में से 80 माइनस कर दो, कितना आ गया 40, तो निकाली गई संख्या कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को, बस ऐसे अपने को करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ये वाला क्वेश्चंस पहली जो क्लास करवाई थी उसी में मैंने आपको करवा दिया था, और जो अपनी शॉर्ट क्लासेस चल रही है मैथ भी, उसमें दोबारा से मैं इसका रिवीजन भी करवा दूंगा। इसके 2-3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो सारे के सारे, लेकिन आज इसका आंसर करो। क्या बताया था कि ऐसे रूट में संख्या लिखी हुई हो, बीच में प्लस का मान दिया गया हो और एंड तक जा रहा हो, यानी इन्फिनिटी तक ये संख्या चल रही हो, ऐसे डॉट डॉट लिखा हुआ हो, तब क्या करेंगे। तो इसके ऐसे टुकड़े बनाने हैं जिनके बीच का अंतर 1 हो। तो इसको क्या कर लिखोगे, 4 गुना 3, दोनों के बीच का अंतर कितना है 1 है, तो प्लस है तो बड़े वाला आंसर हो जाएगा मैंने बताया था, और माइनस है तो छोटे वाला आंसर हो जाएगा। तो यहां पर प्लस है, बड़े वाला आंसर हो जाएगा, तो 4 आंसर जिसने किया है उसका बिल्कुल ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखिए, पाइप और टंकी का, अगर टाइम एंड वर्क किया हुआ है तो पाइप एंड टंकी निकाल लोगे, और फिर भी आपको स्पेशल पाइप एंड टंकी पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में चैप्टर बना हुआ है पाइप एंड टंकी, चेक करो, ठीक है। चेक करोगे तो सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा भाई, जो आपके एग्जाम्स में आता है हर चीज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी धीरे धीरे। अभी मोस्टली चीजें मिल चुकी हैं और आगे ऐड होती रहेंगी। तो 2 पाइप ए और बी एक टंकी को 12 और 15 घंटे में भरते हैं, तो लिख लेते हैं ए है कितने घंटे में 12 घंटे में, और बी है कितने घंटे में 15 घंटे में। तो ये इनका काम हो गया। तो टाइम एंड वर्क वाला ही है कि ए इतने दिन में काम करता है, यहां पर पानी भरा जा रहा है बस। यदि दोनों को एक साथ खोला जाए और 4 घंटे के बाद ए को बंद कर दिया जाए तो बी को टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो पहले सबसे पहले टोटल काम निकालेंगे, तो इन दोनों का टोटल काम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो गया 60 हो, तो 12 पंजे 60, 15 चौके 60, इनकी क्षमता निकल के आ गई, ठीक है। यानी कि 1 घंटे में कितना काम करते हैं। अब देखो क्या बोला गया, यदि दोनों को एक साथ खोला जाए और 4 घंटे के बाद ए को बंद कर दिया जाए, तो इसका मतलब 4 घंटे तक तो दोनों काम करेंगे। दोनों 1 घंटे में कितना काम करते हैं 9, 4 घंटे में कितना काम कर देंगे 36, तो टोटल काम 60 है, उसमें से 36 कर देंगे तो 24 काम बचा हुआ है। कितना काम बचा हुआ है 24 काम। अभी देखो, तो अब ए को बंद कर दिया गया तो बी टंकी भरने में कितना अधिक समय लगेगा, ठीक है। बी को टंकी भरने में अभी और कितना समय लगेगा ये अपने को बताना है। तो अब बी अकेला भरता है तो कितना 4 भरता है 1 घंटे में, तो इसको 24 को 4 से डिवाइड कर दो, तो इसका मतलब 6 घंटे का समय और लेने वाला है। कितने घंटे का समय लेगा 6 घंटे का, ठीक है, क्योंकि 1 घंटे में 4 भरता है, 24 भरनी है अभी इसको, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 घंटे का समय लेने वाला है। आगे बढ़ते हैं। देखो मैथ वाले में कोई कंजूसी नहीं की ना, ठीक है, 6 नहीं है भाई ये, ठीक है। चलो, यदि 15 आदमी एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं तो 25 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। एमडीएच वाला लगा दो, तो मैन दिया हुआ है 15, गुना में दिन दिया गया है 10, घंटे नहीं दिया गया तो छोड़ देंगे। फिर क्या दिया हुआ है M2 25 दिया हुआ है, और D2 हमें निकालना है, तो D2 निकालेंगे, ये इसके बटे में आ जाएगा यहां से 25, तो काट दो, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 से काटो 5 3 15, 3 दूनी 6, तो क्या हो जाएगा 6 दिनों में पूरा करेंगे। कितने दिनों में पूरा करेंगे 6 दिनों में पूरा करने वाले हैं, ठीक है।
ऐसे करना है, MDH वाला लगा दो बस। अब ये वाला देखो, ठीक है, नंबर सिस्टम की जो क्लास करवाई थी उसमें सारी संख्याएं याद करवाई थी आपको। तो पहली 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा ये अपने को बताना है। पहली 5 अभाज्य संख्याओं का, अभाज्य संख्याएं पहली 5 कौन सी होती हैं? 2, 3, 5, 7 और 11। और औसत क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग कर लो तो यहां से कितना हो जाएगा? 5, 5, 10, 7, 17, 17, 10, 27 और 1 28। कितना हो गया? 28। 28 बटे संख्या कितनी है? 5 है। तो 5 से डिवाइड करोगे तो 5 पंजे 25, कितना बच गया? 3, 5 छंगे 30, तो 5.6 हो जाएगा। तो 5.6 क्या हो जाएगा? इनका औसत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये आपको संख्याएं पता होनी चाहिए और मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, अभाज्य संख्याएं क्या होती है? वो संख्याएं जिसपे एक का और स्वयं के सिवा किसी का भाग ना जाए उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो जल्दबाजी में आप स्टूडेंट गलती से 9 लिख देते हैं। 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 के ऊपर 3 का भी भाग जाता है, 1 का भी और 9 का। तो अभाज्य संख्या में तो सिर्फ 1 का और स्वयं का भाग जाना चाहिए, तो इसलिए ये वाली 9 वाली नहीं होगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। मिश्रण का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स आएगा। ठीक है, मिश्रण है, मिक्सचर है, फिक्स पूछा जाएगा। 30 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। तो जिसका दिया हुआ है ना उसी को पहले लिखोगे। दूध और पानी का दिया हुआ तो दूध पानी का, पानी और दूध का दिया होगा तो पानी और दूध का। तो दूध और पानी का दिया गया है, क्या अनुपात दिया गया है? 7:3। और टोटल कितना है? 30 लीटर का मिश्रण है। ठीक है, अनुपात को 3:7 करने के लिए कितना पानी मिलाना चाहिए? क्या करना है भाई? 3:7 करना है तो कितना पानी मिलाना चाहिए ये अपने को बताना है। तो देखो 7 और 3 टोटल 10। 10 का मान कितना है? 30 है। तो 10 का मान 30 है, 10 का मान 30 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर 21 लीटर क्या है? दूध है। और यहां पर क्या है? 9 लीटर पानी है। क्या है? 9 लीटर पानी है। लेकिन क्या बोला कि अब हमें अनुपात 3:7 करना है, तो इसका मतलब दूध को तो बदलना नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें बोला है कि पानी मिलाना है, कि कितना पानी मिलाना है। तो इसका मतलब पानी मिलाएंगे, दूध में तो कोई बदलाव नहीं होगा, दूध तो सेम रहेगा। तो दूध तो 21 लीटर ही रहेगा, लेकिन उसका अनुपात कितना हो जाएगा? 3। तो जब 3:21 है तो 1 कितना हो जाएगा? 7। 1:7 है तो 7:49 लीटर हो जाएगा। 49 लीटर पानी होना चाहिए, जिसमें से 9 लीटर पहले से है तो उसको माइनस कर लो, तो 40 लीटर नया पानी मिलाना जा। तो हमसे यही पूछा था, समझ में नहीं आया? दोबारा से देख लो। टोटल 30 लीटर है और 7:3 है। तो 7:3 है तो 10:30, 1:3। तो 1:3 है तो 21 लीटर दूध हो गया और 9 लीटर पानी हो गया। यानी हमारे पास जो गोल है ना उसमें 21 लीटर तो दूध है और 9 लीटर पानी है। ठीक है, अब बोल रहा है कि 3:7 करना है, लेकिन मिलाना क्या है? पानी। तो दूध तो नहीं मिलाएंगे, तो दूध तो सेम रहेगा, तो 21 लीटर ही रहेगा। लेकिन अब अनुपात कितना हो गया? ये 3:। ठीक है, तो 3:7 का मान 21 है तो 1:7 का मान 7 हो जाएगा। इधर 7:7 है तो 49 लीटर पानी होना चाहिए, जिसमें से 9 लीटर हमारे पास पहले से है। तो कितना मिलाएंगे? इसमें से 9 माइनस कर दो, 40 लीटर मिलाने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका मैथ का, फिर आपका मैथ समाप्त हो जाएगा, फिर हम साइंस के ऊपर चलने वाले हैं। तो इसका आंसर तो दिख ही गया यार आपको। ठीक है, तो एक त्रिभुज में कोणों का योग क्या होगा? ये आंसर पता नहीं कहां से आ गया। एक त्रिभुज में कोणों का योग कितना होता है? तो एक त्रिभुज में कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और ये तो आप सभी को पता ही होगा। तो इसको तो आपने में याद कर लेना कि हाँ सही क्या था। एक त्रिभुज है, उसके तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अगर सारे कोण बराबर हैं तो 60-60 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है, 60-60 डिग्री के। जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें सबसे बड़ा कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। ये भी आपको ध्यान रख लेना। बाकी दो कोण जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? टोटल मिलाकर 90 डिग्री के। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण कितने डिग्री का होगा? तो वो होगा आपका 90 डिग्री का। ठीक है, ये याद कर लेना। अब अपनी साइंस के ऊपर चलते हैं। अपना मैथ और जीके हो चुका है।
ठीक है, अब साइंस और रीजनिंग बचा हुआ है, तो साइंस का भी आपको टेस्ट देना है और रीजनिंग का भी देना है, और फिर आपको कमेंट करके बताना है कि आपका क्या स्कोर रहता है, कितनी आपकी तैयारी हो चुकी है, आज आपको पता चल जाएगा। तो साइंस का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि प्रकाश के अवरोधों के चारों ओर मुड़ने की घटना क्या कहलाती है। और देखो परसों है साइंस का ये वाला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, प्रकाश का जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, लेकिन ये क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूं। ठीक है, तो साइंस का ये जो टॉपिक है ना, ये वाला प्रकाश वाला, परावर्तन अपवर्तन वाला, ये हम परसों पढ़ने वाले, कल परसों में ही। ठीक है, तो बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर सभी का आ गया होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि प्रकाश के अवरोधों के चारों ओर मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं, विवर्तन। जिसने किया है उसका बिल्कुल करेक्ट है, यानी डिफ्रैक्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे के ऊपर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है। बहुत प्यार से याद करवाया था आपको, बहुत प्यार से याद करवाया था क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ये पहला नहीं है, तीसरा नहीं है, दूसरा है। बताओ निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है। तो अक्रिय गैस मैंने आपको याद करवा दी थी, जो सारी की सारी आपके एग्जाम्स में आती हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका क्लोरीन है, वो अक्रिय गैस नहीं है। कौन सी नहीं है, क्लोरीन है, अक्रिय गैस नहीं है, याद कर लो। हीलियम भी है, आर्गन भी है और नियोन भी है। ये बार बार एग्जाम्स में आने वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। कौन सा नियम कहता है कि 0 केल्विन तापमान पर एक आदर्श क्रिस्टल की एंट्रोपी 0 होती है। बताओ कौन सा कहता है। तो उष्मागतिकी का नियम कहता है, ये तो है, लेकिन कौन सा नियम है ये आपको बताना है। कौन सा नियम हो जाएगा, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, शून्याक नियम है। तो इसका करेक्ट सभी का आंसर आ गया होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यहां पर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी तृतीय नियम। ठीक है, तृतीय नियम, एक एक क्वेश्चन है ना वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको बताया था कि जो नियम वाले क्वेश्चंस हैं वहां से एक क्वेश्चन फिक्स आपके एग्जाम में आएगा। नियम वाले सारे के सारे, देखो मैं साइंस के जिसने खतरनाक वाले क्वेश्चन हमने किए थे ना, याद हो गए 50, उसमें भी लगभग 4-5 नियम मैंने करवाए थे, क्योंकि एक क्वेश्चन फिक्स आएगा। एक आने का मतलब पता है क्या, 2 नंबर, और ये 10 क्वेश्चन आपको याद करने हैं सिर्फ। ठीक है, 10 टाइप के नियम आपको याद करने हैं, वहीं से आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो इसलिए मैं एग्जाम में, टेस्ट में अपने जो भी क्वेश्चंस करवाते हैं सारे के सारे अच्छे करवा रहे होते हैं, जो एग्जाम्स की जान बने, आपका स्कोर बढ़ाएं। हंसी मजाक में करना है तो वो तो पेपर के बाद कर लेंगे, हंसी मजाक वाली बात है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट बोलते हैं ना सर जी लाइव क्लास, देखो लाइव क्लास मैं 30 मिनट की क्लास करवाता हूं ना, वो लाइव में 1 घंटे की हो जाएगी, आपका 1 घंटा वेस्ट होगा, समझ रहे हो। ठीक है, पेट में प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है। पेट में प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है। और आज साइंस वाले टॉपिक में हम डाइजेस्टिव सिस्टम ही पढ़ने वाले हैं, यानी पाचन तंत्र ही हम पढ़ने वाले हैं। आज जो साइंस की क्लास आएगी ना उसमें पाचन तंत्र पढ़ेंगे, तो उसमें हो जाएगा आपका ये वाला क्वेश्चन। तो आज जिसको याद है वो कर दो, वरना उसके बाद तो याद हो जाएगा। ठीक है, सॉरी क्या हो जाएगा यहां पर, पेप्सिन हो जाएगा। चलो, 25 डिग्री सेल्सियस पर एक उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो उदासीन का पीएच मान आपको बताना है कितना होगा, बताओ। तो ये तो आपका आंसर अच्छा वाला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। अरे उदासीन का बताया हुआ ना 7। ठीक है, और उदासीन में कौन सा सबसे ज्यादा पूछा जाता है, आपका शुद्ध जल पूछा जाता है, जो ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। ठीक है, शुद्ध जल जिसका कितना होता है, पीएच मान 7 होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव में मुख्य योगदान देने वाली गैस कौन सी है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, आंसर सभी का आ गया होगा इसका। ग्रीन हाउस प्रभाव में मुख्य योगदान देने वाली गैस कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। आगे देखिए, ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। ओजोन परत है वायुमंडल की कौन से परत में पाई जाती है। ओजोन परत हमें
पैराबैंगनी किरणों से बचाती है। सूर्य से आने वाली जो खतरनाक पैराबैंगनी किरणें होती है ना, उनसे बचाती है। तो ये कहां पर मौजूद है, ये अपने को बताना है। ये भी एग्जाम्स में बार बार आता है। तो इसका करेक्ट आंसर सभी को पता है, क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा समताप मंडल में। किसमें? समताप मंडल में। ठीक है, इंग्लिश वाले देख लेना भाई इसको, ठीक है, सारे के सारे याद कर लेना। वैसे तो मैं आपको करवाऊंगा, सौरमंडल पढ़ाएंगे ना तब आपको करवा देंगे। निम्नलिखित में से मनुष्य का अवशेषी अंग कौन सा है? अवशेषी अंग, ठीक है, अवशेषी अंग आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अवशेषी अंग कौन सा हो जाएगा? ठीक है, आंसर कीजिए। गलत है तो गलत, सही है तो सही। ऑप्शन करने की कोशिश कीजिए, उत्तर आपको पता चल जाएगा, फिर देख लेना आपका सही है या गलत है। तो क्या हो जाएगा? अपेंडिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपेंडिक्स हो जाएगा। और पाचन तंत्र आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज 2 बजे जो क्लास आएगी उसमें पाचन तंत्र ही आएगा। साइंस की जो 2 बजे क्लास आती है ना, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, उसमें पाचन तंत्र आज हम पढ़ेंगे। ग्रेट रेड स्पॉट किस ग्रह पर एक विशाल तूफान है? बताओ, विशाल तूफान। ऐसे ही मत सोचा करो कि सारे सिंपल ही क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, पेपर हार्ड बनेगा, इजी बनेगा, मॉडरेट लेवल का बनेगा, सब कुछ बना के हम आपको देंगे, सब कुछ आपको सिखाएंगे। कम स्कोर आए तो घबराना नहीं, ज्यादा स्कोर आए तो ज्यादा चाव में मत चढ़ना, क्योंकि हो सकता है कि अगले पेपर में आप धड़ाम गिर जाओ। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है कि ग्रेट रेड स्पॉट किस ग्रह पर एक विशाल तूफान है? तो ये हो जाएगा बृहस्पति पर, जो हमारा सबसे बड़ा ग्रह भी है बृहस्पति। सबसे छोटा कौन सा है? बुध ग्रह है। इस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, ये मैंने कितनी बार आपको करवा दिया है याद। कौन सा ग्रह है जिसको लाल ग्रह कहा जाता है? लाल ग्रह। तो लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मार्स हो जाएगा आपका। सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर मानव शरीर में कौन सा विटामिन संश्लेषित होता है? देखो, जीके और साइंस फटाफट करनी है, मैथ रीजनिंग में समय लगा के सोल्व करना है। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि क्वेश्चंस पढ़ा, आंसर आया तो ठीक है, टिक कर देंगे, नहीं आया तो आगे बढ़ेंगे। समय वेस्ट नहीं करना। बहुत सारे स्टूडेंट को पता है क्या प्रॉब्लम होती है एग्जाम देते समय, कि पूरे समय में वो पूरे पेपर नहीं पढ़ पाते। तो जब पूरा पेपर पढ़ ही नहीं पाओगे तो सोल्व कैसे कर पाओगे? तो इसलिए अपनी स्पीड को बढ़ाना है। ठीक है, और ये तो हमारा पहला टेस्ट है, 3-4 हम टेस्ट कर लेंगे, उसके बाद फटाफट स्पीड बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, और मैथ की स्पीड बूस्टर भी आपके लिए आने वाली है लास्ट में। सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से मानव शरीर को कौन सा विटामिन मिलता है? तो विटामिन डी मिल रहा होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आपका। इस सापेक्षता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया था? तो बताना है कि सापेक्षता का सिद्धांत है वो कौन से वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। ये तो मैंने कितनी बार आपको करवा दिया। ठीक है, आंसर आ गया होगा सभी को कि सापेक्षता का जो सिद्धांत है वो कौन से साइंटिस्ट ने, रिलेटिविटी का सिद्धांत आपको बताना है तो अल्बर्ट आइंस्टीन हो जाएगा। ये हमने उस साइंस वाले हार्ड वाले क्वेश्चंस में किया था, अल्बर्ट आइंस्टीन। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत धारा का क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा, विद्युत धारा का एम्पियर। आगे बढ़ते हैं कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपनी पत्तियों के माध्यम से पानी सोखते हैं, ठीक है, तो वो आपको बताना है कि उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, सोखते नहीं भाई, खोदते हैं, ये अपने को बताना है। खोदते हैं यानी लॉस करते हैं। ठीक है, इंग्लिश में देख लिया है तो लॉस वाला ही है, तो आपको बताना है कि लॉस किसमें करते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका वाष्पोत्सर्जन में। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन में करते हैं। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण में जो पानी सोखते हैं जिससे क्या बनता है? उनका भोजन बनता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, तो अपना क्या है, साइंस के अभी और बचे हुए हैं भाई। ठीक है, साइंस का और है अभी तो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए का प्रकार नहीं है? आरएनए का प्रकार नहीं है, ये आपको बताना है। बाकी सारे आरएनए के प्रकार है, एक नहीं है। ठीक है, आरएनए का प्रकार नहीं है। बताओ, आनुवंशिकता वाला जो चैप्टर है उसमें हम इसको पढ़ने वाले हैं, तो आरएनए का प्रकार नहीं है, डीएनए।
ठीक है, सिंपल सा, ये तो आपको पता ही था। ठीक है, आरएनए के बाकी से क्या है, सारे आरएनए के है, डीएनए नहीं होता क्योंकि आरएनए अलग है, डीएनए अलग है। तो बस ऐसे ही साइंस का ये वाला है। नहीं, साइंस समाप्त हो गई क्या? लगता है साइंस समाप्त हो गई, लगता नहीं, हो ही गई है। ठीक है, हो ही गई है साइंस, साइंस समाप्त हो गई है, तो आगे बढ़ो अब। ठीक है, देखो अब रीजनिंग है, रीजनिंग के क्वेश्चंस आ गए हैं। 2, 5, 10, 17, 26 आगे क्या होगा ये अपने को बताना है। अब आगे क्या होगा ये अपने को बताना है। 2, 5, 10, 17, 26। तो 2, 5, 10, 17, 26 इसका मतलब क्या है कि बढ़ता हुआ जा रहा है, प्लस हो रहा होगा। तो यहां पर देखा 3 प्लस, यहां पर देखा 5 प्लस, यहां पर देखा 7 प्लस, यहां पर देखा 9 प्लस। तो 3, 5, 7 दो ऐड होके प्लस होते हुए जा रहे हैं। तो अब 11 जोड़ेंगे, तो इसमें 11 जोड़ो तो कितना हो जाएगा आपका 37 हो जाएगा। तो 37 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3, 5, 7, 9, 11, 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। चलो, पुस्तक का पृष्ठ से संबंध है, पेड़ का वही संबंध किससे होगा ये अपने को बताना है। पुस्तक का पृष्ठ से है तो पेड़ का क्या होगा। तो जो अपनी पुस्तक है उसके अंदर पेड़ जो अपनी जो पुस्तक है उसमें पृष्ठ मतलब पेज है ना। पृष्ठ का मतलब क्या हो गया, पेज। जो अपने पेज है वो उसका हिस्सा है। ठीक है, उसके छोटे छोटे हिस्से हैं, उन्हीं से मिलाकर पूरी पुस्तक बनी हुई है। वैसे ही आपको पेड़ बताना है, पेड़ के लिए क्या है। तो यहां पर आपका हो जाएगा शाखाएं हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, शाखाएं हो जाएंगे। पत्तियां मत करना, अगर यहां पर अक्षर की बात कर रहा होता तब हम पत्तियां कर रहे होते। यहां पर पेड़ के पृष्ठ, पुस्तक के पृष्ठ की बात कर रहा है तो पेड़ की क्या हो जाएंगी, शाखाएं हो जाएंगी, क्योंकि सारी शाखाओं से मिलकर क्या बन रहा होता है, पेड़ बन रहा होता है। आंसर भी मैं आपको चेक करवा देता हूं, ब्रांच होगा। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका। ठीक है, दिशा वाला पूछता है, राहुल पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है। तो यहां से चलना शुरू करता है और पूर्व की ओर कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। अब क्या कर रहा है, बाईं ओर मुड़ रहा है, तो ये वाला बाईं हो जाएगा, इधर चलकर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाईं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब इधर से दायां मुड़ेगा तो ये वाला दायां है, और अब कितने किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर चलता है। वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है। तो शुरुआती बिंदु देख लो कि ये पूर्व दिशा थी, ये क्या है, पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है। देखो ये कौन सी, पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। अब ये यहां पर है, तो कहां पर है बताओ, ये पूर्व और उत्तर के बीच में है, तो उत्तर पूर्व हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर चेक करवा देता हूं आपको। ठीक है, लिखा हुआ है इसका आंसर, तो क्या हो जाएगा आपका उत्तर पूर्व हो जाएगा, क्योंकि यह ना पूर्व में होता तो इस डायरेक्शन में होता, यहां नहीं है, इधर है, तो इसके और इसके बीच में है, तो इसके बीच में ये तो उत्तर हो गया, ये पूर्व हो गया, तो उत्तर पूर्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये वाला कीजिए कि 40 छात्रों की एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 15वें स्थान पर है। ठीक है, तो देखो ये पंक्ति है, इसमें दायां और बायां दिया गया है, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, दायां हो जाएगा। ये वाला कौन सा हो जाएगा आपका, बायां हो जाएगा। तो बोला है कि 40 छात्रों की एक पंक्ति में, यानी टोटल कितने हैं, 40 छात्र हैं, उसमें से ए है बाएं छोर से 15वें स्थान पर है। बाएं छोर से इधर से कौन से स्थान पर है, 15वें पे, तो इधर से 15वें स्थान पर है। तो दाएं छोर से ए का स्थान क्या होगा, तो इधर से आपको बताना है कि कौन सा स्थान होगा। तो इसके मैंने आपको 2 तरीके बताए हुए। एक तो क्या है कि भाई ये 15वें स्थान पे है, इसका मतलब इधर कितने हैं, 14 स्टूडेंट है, तो टोटल 40 है, उसमें से 14 माइनस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा कौन सा स्थान है, 26वां स्थान है। एक तो ये। दूसरा तरीका क्या है कि भाई आपके 40 है टोटल, उसमें से इसका इधर से 15वां स्थान है, तो वो माइनस कर दो और प्लस में क्या कर देंगे, हमारा 1 कर देंगे। 1 क्यों करेंगे, क्योंकि इस वाला स्थान भी तो गिना गया है, तो इसको 40 में से 15 गया कितना, 25, और 1 जोड़ेंगे तो 26। ठीक है, ये वाला थोड़ा अपना अच्छा रहता है, पता है भाई इधर 14 है तो डायरेक्ट 14 माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। जो आपका दिल करे आप कर लो, वो मैंने आपको बता दिया। अब ये रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग का है अपना, तो इसको देखिए क्या है कि हनी को ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा ये अपने को बताना है। शुगर को क्या लिखा जाएगा, कैसे करोगे कीजिए।
तो भाई H को J लिखा जा रहा है, तो इसका मतलब I छोड़ के J लिखा गया है, या आप बोल सकते हो +2 करके लिखा गया है। और बाकी आप सभी में देखोगे तो +2 करके लिखा गया है, या 1 छोड़ के अगला लिखा गया है। तो S है, तो S के बाद T छोड़ के U लिखेंगे तो सबसे पहले U वाला होगा, यानी +2 करने पर भी U आ रहा है। U को क्या लिखेंगे, U के बाद V छोड़ के क्या लिखेंगे, W लिखेंगे, तो W भी सभी में दिया गया है, I भी सभी में दिया गया है, और E भी सभी में दिया गया है। ठीक है, तो ये चेक करने की आवश्यकता नहीं, बस लास्ट वाला चेक कर लो। तो R को क्या लिखेंगे, R के बाद S छोड़ के T लिखेंगे, तो T वाला आपका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं दिया हुआ क्या इसका, हाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया क्यों, देखो चारों सेम है, चारों सेम है तो स्टार्टिंग के 4 तो चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है, आपको कुछ नहीं लिखता, डायरेक्ट लास्ट वाला चेक कर लो। R का +2 करने पर क्या आ रहा है, T आ रहा है बस। ये वाला देखो ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है कि एक महिला ने पुरुष की ओर इशारा करते हुए कहा, तो ये महिला है जिनको सर्कल में रख दिया है, पुरुष की ओर इशारा कर रहा है, तो पुरुष को चौकोर डब्बे में रख दिया है। पुरुष की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसकी मां, यानी इसकी जो मां है वो ऊपर आ जाएंगी, ऊपर वाली जनरेशन में लेडीज हैं तो सर्कल में होंगी। उसकी मां, मेरी मां की इकलौती बेटी है, मेरी मां की, यानी इसकी जो मां है उसकी इकलौती बेटी है, इसकी मां की इकलौती बेटी कौन हो जाएगी, ये स्वयं हो जाएगी। तो इसका मतलब ये और ये क्या हो गई, सेम हो गई। तो अब आपको क्या बताना है, महिला का पुरुष से क्या संबंध है, तो ये ऊपर वाली जनरेशन में थी, कौन थी, इसकी माता जी थी, तो महिला का पूछा है तो महिला का पूछेगा तो माता, और इस पुरुष का पूछेगा तो बेटा, तो माता है तो माँ जी हो जाएंगी, माँ हो जाएंगी, माँ क्या हो जाएगा, माँ हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, तो समझ में आ गया, तो अपना जो ये टेस्ट है वो यहीं पे समाप्त होता है। तो सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताना कि आपका क्या स्कोर रहा है, 50 में से आपने कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं, मैथ में कितने गलत हैं वो माइनस कर लो, रीजनिंग में कितने गलत हैं वो माइनस कर लो, जीके साइंस में जितने जितने गलत है वो माइनस करके टोटल कमेंट करके बता देना। और साथ में सभी सब्जेक्ट के बताने हैं कि जीके में आपका क्या स्कोर है, साइंस में आपका क्या स्कोर है, मैथ में आपका क्या स्कोर है, और रीजनिंग में आपका क्या स्कोर है। ठीक है, और लास्ट में टोटल करके बताना है, लास्ट में क्या बताना है, टोटल करके बताना है क्या स्कोर रहा है। अगर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, जो नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करो, साथ में बेल आइकन को प्रेस करो। ठीक है, और वीडियो लाइक नहीं किया लाइक कर दो, और क्लास कैसी लगी, टेस्ट कैसा लगा कमेंट करके बताना, आपका ये लेवल कैसा लगा वो भी आप कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।